नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज के खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। शुरुआत देश के दिल्ली से करेंगे, जहां आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। आज से 4 हफ्तों बाद दिल्ली वासी नई सरकार चुनेंगे और 8 फरवरी को ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत खुल जाएगी। किसका दिखेगा दम और किसकी होगी बम बम, ये समझेंगे। बात ईवीएम की भी होगी, जिसे लेकर बीते विधानसभा चुनाव में विरोधी दल बेहद आक्रामक रहे। आज शेरो शायरी के अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त ने शक व शुबहा दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन ईवीएम फिलहाल लाइलाज शक बना हुआ है। बताएंगे आगे आपको दिल्ली चुनाव के मुद्दे, शीश महल के बारे में भी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के दामन से शीश महल के दाग धुले भी नहीं और अब मुख्यमंत्री आतिशी भी इसी आवाज को लेकर कटघरे में खड़ी हो गई हैं। आज शाम से इस पर संग्राम छिड़ा हुआ है, पूरी खबर आपके सामने रखने वाले हैं। स्पेशल स्टोरी में बात जंगल में इंसानी घुसपैठ की भी होगी। वाइल्ड लाइफ एडवेंचर की शक्ल में इंसानी रोमांच किस तरह जानवरों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, समझाएंगे वीडियो विश्लेषण के जरिए। और बात बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की भी करेंगे। कल ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की चार्जशीट आई, जिसमें सलमान खान का भी जिक्र है और आज सलमान की बालकनी पर बुलेट प्रूफ शील्ड लगाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूरी खबर क्या है और आगे अब क्या होने वाला है, ये भी जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबरें रखते हैं आपके सामने। और जिस दिन का इंतजार हो रहा था वो दिन आज आ गया। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। हमने कल ही जनहित में अपने दर्शकों को बताया था कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हमने जो बताया था वो सही साबित हुआ है। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 2 बजे करीब 40 मिनट की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरुआत में विपक्षी दलों के सवालों का विस्तार से जवाब दिया गया। उन सवालों और जवाबों का जिक्र हम जनहित में आगे करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ ही दिल्ली में सभी 70 पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी और 17 जनवरी तक चलेगी। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है, यानी विकास के कामों पर अब रोक लग गई है। कल तक कुछ नेता पैसे बांटते दिख रहे थे, अब वो पैसे भी नहीं बांट पाएंगे। सरकार की ओर से वोटरों को प्रभावित करने वाली कोई भी घोषणा अब नहीं की जा सकेगी। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ ही 3 बड़ी बातें भी कही हैं। उम्मीदवारों से प्रचार में मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। उन नेताओं को नसीहत है जो प्रचार में विवादित बयानों के बाउंसर फेंक रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग एक परफॉर्मा लाने जा रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों को बताना होगा कि मुफ्त की स्कीम का खजाने पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरी बड़ी बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार के लिए 1 फरवरी को देश का आम बजट आएगा। इसी ने कहा है कि केंद्र दिल्ली से जुड़ी कोई भी घोषणा उस बजट में ना करे। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावों का दौर भी अब शुरू हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। इधर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर नेताओं ने नतीजों को लेकर अपने पक्ष में भविष्यवाणियां शुरू कर दी। हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। तो इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया को भरोसा है कि इस बार भी दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी देने वाली सरकार यानी आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, केजरीवाल जी के। वहीं नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार आपकी रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म होने वाला है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के धोखे से परेशान है और वही सबक सिखाने को तैयार है। इस बार लोगों ने ये ठान लिया है कि मोदी जी के साथ में मिलकर वो पार्टी की सरकार बनाएंगे जिसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए।
लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी से 2 कदम और आगे जाकर कांग्रेस ने अभी से ये दावा करना शुरू कर दिया है कि 8 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। केजरीवाल का ज्यादातर जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। देखो वो शीला जी को याद कर रहा है, तो वो एक तरीके से वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। सीटें मेरे ख्याल से 40+। देखो इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे। दिल्ली के दंगल में ओवैसी की AIMIM भी ताल ठोक रही है। दर्जन भर सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। ओवैसी की पार्टी खुद को किंग मेकर बता रही है। बहुत जल्द सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी किंग मेकर की भूमिका MIM की जरूर रहेगी इंशाल्लाह। जो भी सरकार बनेगी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सकती है ताकतें, हम भी उसमें शामिल हैं। अब ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा कि किसके दावे में कितना दम है। बात दिल्ली के उस बंगले की करेंगे जिसे बीजेपी शीश महल कहती है। उसी बंगले को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने नया आरोप लगाया है कि PWD ने उनसे वो बंगला छीन लिया, जबकि PWD ने आतिशी के घर से निकालने वाले आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए ये जानकारी दी है कि अलॉटमेंट के बावजूद आतिशी ने बंगले का कब्जा लिया ही नहीं। वहीं बीजेपी ने बंगले को लेकर आतिशी के आरोपों को चुनावी स्टंट करार दिया है। दिल्ली में चुनावी पारा चढ़ने के साथ साथ दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड का ये आलीशान बंगला एक बार फिर सुर्खियों का सेंटर बनने लगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला उन्हें अलॉट हुआ था, लोक निर्माण विभाग ने उसका अलॉटमेंट फिर से रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। लेकिन आतिशी के बंगला खाली करवाने वाले आरोपों पर PWD ने सोमवार को ही ये चिट्ठी जारी कर दी थी। चिट्ठी में लोक निर्माण विभाग 6 फ्लैग स्टाफ बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने की वजह बताते हुए लिखा है, बंगले से आतिशी को बेदखल नहीं किया गया। सीएम आतिशी कभी बंगले में शिफ्ट ही नहीं हुई। अक्टूबर में शर्तों के साथ बंगला अलॉट हुआ था और आतिशी को हफ्ते भर में कब्जा लेना था, लेकिन आतिशी ने कभी बंगले का कब्जा नहीं लिया। PWD विभाग ने बताया कि इस बंगले को उन्हें अलॉट किया गया था, लेकिन जब ये बंगला विवादों में आया और इस पर जांच का घेरा, जांच का शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो इस बंगले का अलॉटमेंट कल कैंसिल कर दिया गया और आतिशी को 2 बंगलों का ऑप्शन दिया गया कि वो बताएं कि वो राजनिवास लैंड पर रहना चाहती हैं या फिर दूसरी जगह। ये जुमला है और ये जुमला जो है इनको ले बैठेगा। वह उनका सामान निकालने की फोटो उनको बतानी चाहिए। सहानुभूति प्रकट करवाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए वो कह रहे मुझे मकान से निकाल दिया। दिल्ली का 6 फ्लैग स्टाफ रोड वही बंगला है जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर कभी अरविंद केजरीवाल रहा करते थे और दिल्ली चुनाव में बीजेपी इस बंगले को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। दिल्ली की चुनावी पिक्चर के गाने तो आपने सुन लिए, लेकिन गानों के साथ साथ पोस्टर भी चर्चा में है। बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे पर जमकर पोस्टर वॉर कर रहे हैं। बॉलीवुड के हर बड़ी पिक्चर के टाइटल को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इन पोस्टरों के जरिए एक अलग तरह की लड़ाई लड़ने की कोशिश है। बीजेपी और आप सोशल मीडिया पर यह पोस्टर जारी करते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है। दोनों दल पोस्टरों में एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। फिल्मी स्टाइल के साथ कैप्शन दिया जाता है। यानी बात सिर्फ बयानों के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचती, पोस्टर के जरिए भी लोगों के दिल में उतारने की कोशिश है। साल 2014 में फिल्म गुंडे आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। 11 साल बाद फिल्म गुंडे का चुनावी वर्जन रिलीज हुआ है, जिसे बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह की जगह आप सांसद राघव चड्ढा, अभिनेता अर्जुन कपूर की जगह संजय सिंह और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की जगह मुख्यमंत्री आतिशी को दिखाया है। आपदा प्रेजेंट्स बैनर तले इस पिक्चर के जरिए बीजेपी आप पर चुनावी अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के डीएम को फ़ोन करते हैं, एआरओ को फ़ोन करते हैं
उनको धमकी देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो तुमको देख लेंगे। तो ये चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी। जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 11 साल ना तो हमें अपने घर बुलाया, हमारी समस्याएं सुनी, ना वो हमसे मिलने आया, एक भी रुपए का काम नहीं। दरअसल नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव अधिकारी ने आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया। संजय सिंह सफाई देने आए, लेकिन अब सफाई भी सवालों में है। इतने बड़े लाट साहब हैं कि उनसे मैं मिल नहीं सकता। अगर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि एक सांसद होके डीएम का प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है, हम तो उनके दफ्तर तक गए। उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए। शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने की। अब आपकी तरफ से आ रही इसी बयानबाजी को बीजेपी गुंडों की संज्ञा दे रही है। हालांकि आप भी कानून व्यवस्था को लेकर बिधूड़ी की बयानबाजी पर लगातार पोस्टर जारी कर रही है। वहीं दिल्ली में चुनाव में हर वर्ग को साधने के लिए अलग अलग सियासी तरकीबें भी भिड़ाई जा रही हैं। पूर्वांचल के मुद्दे पर आप और बीजेपी पहले ही भिड़ चुके हैं और अब बीजेपी की तरफ से वोटरों को साधने की नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ढोल नगाड़ों की गूंज है। वहां मौजूद कुली और ऑटो चालकों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पगड़ी पहनाई, फूल माला से स्वागत किया। लेकिन रेल मंत्री के गले में माला विराजित होती उससे पहले ही उन्होंने माला वहां मौजूद कुली को पहना दी। ये तस्वीरें देखिए, फूल मालाओं के साथ जो कुली है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और स्वागत किस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री का हो रहा है वो आप देख पाएंगे। इसके बाद रेल मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कुली और ऑटो चालकों से बात की, हर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। उनको आप फोन करो, किसी भी तरह की आरपीएफ से संबंधित दिक्कत आए, ठेकेदार से संबंधित कोई दिक्कत आए तो इनको मैंने ऑथराइज किया है कि आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करें। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर ऑटो पार्किंग शुल्क 700 रुपए से घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है। टैक्सी पार्किंग शुल्क 1200 रुपए से 400 रुपए कर दिया गया है। साथ ही कुलियों के लिए आराम घर, आयुष्मान भारत की सुविधा और बच्चों को रेलवे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। इन घोषणाओं के साथ ही मौके पर मौजूद ऑटो टैक्सी चालक और कुलियों ने पीएम मोदी और बीजेपी के जयकारे लगाए। चुनावी मौसम में इन सौगातों के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली में फाइनली इंडिया गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा कि दिल्ली में उनका समर्थन आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ उसी में है। पिछले महीने 16 तारीख को दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा किया था। तभी ये संकेत मिल गए थे कि दिल्ली में अखिलेश केजरीवाल को समर्थन देंगे। आज ऑफ कैमरा उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दूंगा, आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करूंगा, कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी ही हरा पाएगी, जो बीजेपी को हराएगा समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी। साफ है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था वो गठबंधन दिल्ली के दंगल में टूट चुका है। अखिलेश के बयान के बाद कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। यही होगा कि जो सपा का वोटर दिल्ली में है वो हमेशा के लिए सपा को छोड़ के कांग्रेस में आ जाएगा, इसमें हमको एडवांटेज मिलेगा। वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता बड़ा कंफ्यूजन वाला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप पंजाब में अलग अलग लड़ी, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, असम में गठबंधन था। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ी। दिल्ली में कांग्रेस अलग और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के वोट बैंक को ही अपने साथ जोड़कर केजरीवाल पिछले 10-12 सालों से सत्ता के सिकंदर बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो महाराष्ट्र से उद्धव की शिवसेना सतर्क कर रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है वो लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। अखाड़ा चल रहा है, अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। साफ है, दिल्ली की लड़ाई ने इंडिया गठबंधन को दो खांचों में बुरी तरह से बांट दिया है।
इसका नफा नुकसान तो चुनाव नतीजों में 8 फरवरी को ही मालूम चलेगा। वहीं दिल्ली के साथ ही देश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी किया गया है। इनमें से एक यूपी की मिल्कीपुर की सीट है। ये सीट यूपी में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी दर्जन भर बाद अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और माना जाता है कि मिल्कीपुर जीतने की रणनीति के तहत ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी है। अयोध्या यानी भगवान श्री राम की जन्मधरती। इस अयोध्या में बीजेपी सरकार ने विकास की गंगा बहाई, लेकिन अयोध्या जिस फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है, उस फैजाबाद में बीजेपी को लोकसभा में हार मिली। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बने। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। अब इसी मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को यहां वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने प्रतिष्ठा की इस सीट को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक रखी है। हमारी तैयारी पूरी है। हम घर घर जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने काम के एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़े हैं और विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जो एक नकारात्मक एजेंडा चलाया था, एक नेगेटिव प्रचार किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में दिया है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सीएम योगी लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दर्जन भर से ज्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। बीते 15 दिनों में ही 3 बार योगी अयोध्या जा चुके हैं। अभी शनिवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने संगठनात्मक बैठक के जरिए पार्टी की ताकत को समझने की कोशिश की, स्थानीय लोगों से बात की। कल ही बीजेपी ने इस प्रतिष्ठा की सीट को जीतने के लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा को बीजेपी ने चुनाव में जीत का जिम्मा सौंपा है। बीजेपी ने अभी मिल्कीपुर सीट पर अपने दावेदार नहीं उतारे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को पहले ही टिकट दे रखा है। जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर एसपी को 1,03,905 वोट, जबकि बीजेपी को 90,567 वोट मिले थे। बीएसपी को 14,427 वोट मिले। समाजवादी पार्टी 13,338 वोटों से चुनाव जीती थी। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने आज विपक्षी पार्टियों के उन सवालों का जवाब भी दे दिया जो पिछले काफी समय से उठाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट, वोटिंग प्रतिशत और काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर पिछले दिनों विपक्ष ने कई सवाल पूछे थे, आंदोलन भी किए गए थे। आज दिल्ली की चुनावी तारीखों के ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने पावर प्रेजेंटेशन के साथ एक एक करके सभी का जवाब दिया। वोटर लिस्ट, वोटिंग और वोटों की गिनती, चुनाव से जुड़ी इन 3 प्रक्रियाओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव के दौरान सवाल उठे। अब दिल्ली चुनाव से पहले भी आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने कार्यकाल के आखिरी चुनाव का ऐलान करने के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विपक्षी दलों के हर आरोपों का जवाब दिया। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ डाटा देश के सामने रखा। सीईसी ने शेरो शायरी के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब देना शुरू किया। हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए बकायदा कोर्ट के आदेश की पूरी किताब लेकर आए थे। ईसी ने साफ किया है, ईवीएम पर सवाल सही नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बढ़ सकते? उसी दिन की बात हो रही है। 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap
is a very, very procedural inbuilt gap. Nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि चुनावी प्रक्रिया में कुल 70 चरण होते हैं। परिणाम के आधार पर आयोग की प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। अगर किसी मशीन को ऑन नहीं हुई या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो ये देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है, अगर वो उस एक मशीन से कम है तो देन स्लिप्स ऑफ दैट मशीन्स आर काउंटेड, अदरवाइज इट इज केप्ट असाइड एंड देयरफॉर दैट मच नंबर वुड बी लेस काउंटेड, बट इट डज नॉट हैव एनी कॉन्सिक्वेंस एज फार एज द रिजल्ट इज। करीब आधे घंटे तक चुनाव आयोग ने सवालों पर सफाई दी, लेकिन देश का विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। ये जवाब तो बहुत दिनों से दे रहे हैं। यहाँ उनको लगा होगा कि यार देखो काम तो हम वही कर रहे हैं, भी संतुष्ट नहीं आप? संतुष्ट कैसे होंगे? पहले भी नहीं थे, अब तो और भी नहीं है। भाई आदमी कौन है? आदमी है जो घर में घुसते ही जवाब देने लगता है या सफाई देने लगता है। जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं है। फर्जी एप्लीकेंट्स, वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है? इसको भी पारदर्शी बता देते। मुख्य चुनाव आयुक्त को विपक्षी दलों की इसी प्रतिक्रिया का शायद आभास पहले से था, लिहाजा सफाई देने की जब समाप्ति की तो ये शेर पढ़कर बात खत्म की। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। इंसान और जानवर दोनों में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा फर्क सोचने और समझने की शक्ति का। लेकिन अगर इंसान ही जानवरों जैसी बुद्धि प्राप्त करने का प्रमाण देने लगे तो फिर जानवर क्या कर सकते हैं? इसी तरह की बुद्धि का प्रमाण एक वीडियो सामने आया है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वीडियो महाराष्ट्र के उमरेड पावनी करहंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। यहां जंगल सफारी कर रहे लोगों को एक बाघिन और उसके 5 शावक दिखे। अब जब इन लोगों ने बाघिन को देख लिया था तो देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने दोनों ओर से गाड़ी लगाकर बाघिन का रास्ता रोक लिया और अपने फोन की गैलरी भरने लग गए। अलग अलग पोज में फोटो और वीडियो लेने लगे। इस वीडियो में जंगल सफारी के कर्मचारी भी इनका भरपूर साथ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बाघिन भी सोच रही होगी कि कैसे पर्यटकों और वन विभाग के कर्मचारियों से उसका पाला पड़ गया, जो किसी की प्राइवेसी की कीमत भी नहीं समझते। यहां एक तर्क यह हो सकता है कि जंगल सफारी लोग इसीलिए करते हैं, जानवरों को देखने के लिए, और जब दिखे तो फोटोग्राफी। लेकिन ऐसे रोककर उन्हें ये आखिर कैसा एडवेंचर है? नियम कहता है कि आप सफारी के दौरान जानवरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यहां तो बाकायदा रोककर फोटो खींची जा रही है। जंगल सफारी में हर गाड़ी एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, और यहां तो बाकायदा गाड़ियां सटी हुई हैं। गलती पर्यटकों से ज्यादा उन टूरिस्ट गाइड्स की थी जो नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। अब आप नियमों को तोड़ेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी ही। खबर है कि वीडियो देखने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। अब फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से वीडियो पर बाकायदा जवाब मांगा गया है। सर्दी की धूप सभी जानवरों को अच्छी लगती है, लेकिन इस बाघिन को ये पसंद नहीं आई। वो जबड़ा फाड़कर गुस्सा दिखा रही है। जंगल की सड़क पर रुकी हुई है क्योंकि आगे जाने का रास्ता भीड़ ने ब्लॉक कर दिया है। ये कोई सेलिब्रिटी होती तो पेपराजी समझकर इन्हें पोज देती, लेकिन ये बाघिन है, इसे इंसान पसंद नहीं, और इंसान है कि मानते नहीं। इन लोगों की एक गलती इन पर भारी पड़ सकती है। इस तरह का जो डिस्टर्बेंस है वो एक्सीडेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो जिप्सी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, ये अपने मोबाइल फोन से अपने साथियों को बुला लेते हैं, यहाँ टाइगर दिख रहा है, तो सारी गाड़ियां उधर को डाइवर्ट हो जाती हैं। हर चीज कॉमर्शलाइज हो गई है। तो वाइल्ड लाइफ एरियाज में क्या है कि जो जा रहा है देखने वो सिर्फ टाइगर ढूंढ रहा है। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
बाघिन को रोककर फोटो खींच रही भीड़ तो पैसे देकर आई है, जानवर दिखने पर फोटो खींचने के लिए तो रुकेगी ही। लेकिन सवाल ये है कि वन विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे थे। अब वीडियो वायरल हुआ तो वन विभाग ने जुर्माना लगाते हुए 4 सफारी चालकों और गाइड्स को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। ये वीडियो 31 दिसंबर का है जो अब वायरल हुआ, तो इसे देखकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने स्वतः संज्ञान ले लिया। जनहित याचिका लगाने का आदेश दिया गया है। साथ में राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 2 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट की सख्ती, एडवेंचर के नाम पर जानवरों को परेशान करने वाली भीड़ और उन्हें इसकी अनुमति देने वाले प्रशासन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। जिस तरह महाराष्ट्र में उस बाघिन को रोका गया, वैसे ही असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी गेंडे देखकर जंगल सफारी की गाड़ियां रुक गईं। लेकिन जानवरों को देखने की जिद ने असम में मां और बेटी की जान को खतरे में डाल दिया। क्या हुआ उनके साथ, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, सामने मौत दिख रही होगी। हर भगवान याद आ गए होंगे जब 2 गेंडों के बीच मां और बेटी गिरी होगी। किसी डरावने सपने जैसा ये सीन दिखा असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में। वो कांजीरंगा पार्क जो अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पिछले 3 महीनों के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग घूमने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है। ज्यादातर लोग नेशनल पार्क से अच्छी यादें लेकर घर गए होंगे, लेकिन इन गाड़ियों में आए लोग बामुश्किल जान बचाकर भागे हैं। नागपुर की तरह यहाँ भी जंगल सफारी में आए लोगों के बीच जंगली जानवर घिर गए थे। वहाँ तो जानवर ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ दोनों गेंडे नीचे गिरी माँ और बेटी पर हमला कर सकते थे। देखिए, तीनों तरफ से गाड़ियों का रेला है, गेंडा बीच में अकेला है। वो इधर उधर मुड़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा तो सफारी में आए लोग हंसते रहे, उसे आवाज देते रहे। गेंडा जब आगे बढ़ने लगा तो पीछे से 3 गाड़ियां जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगी। इसी दौरान उनमें से एक गाड़ी में खड़ी मां और बेटी सड़क पर गेंडों के बीच गिर गई। गिरने के बाद मां बेटी से कुछ मीटर की दूरी पर एक और गेंडा तेजी से निकला। उसे देखकर एक गाड़ी रिवर्स हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गेंडों के आगे मची चीख पुकार ने उन्हें और उकसाया। किस्मत से मां और बेटी को बचा लिया गया। अब एक्शन लेते हुए गाड़ी चला रहे ड्राइवर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया। उस पर आरोप है कि गेंडों को देखने के बाद संयम बरतने के बजाय उसने अचानक गाड़ी मोड़ी, जिससे मां और बेटी गेंडों के बीच गिर गई। तो अगर आप भी जंगल सफारी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो फिर वहां के नियम कायदे कानून को भी ध्यान में रखें, वरना आपके साथ भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। आगे बढ़ते हुए बात सलमान खान की करेंगे। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा को और सख्त करते हुए न सिर्फ पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है, बल्कि सलमान के घर की बालकनी तक को बुलेट प्रूफ कर दिया है, जिसकी वजह है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की चार्जशीट। नीले रंग का ये शीशा बुलेट प्रूफ ग्लास है, जिसे लगवाकर मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया है। सलमान की बालकनी को बुलेट प्रूफ बनाने की वजह है एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की चार्जशीट, जिसमें पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, इसलिए लॉरेंस गैंग ने खौफ कायम करने के लिए बाबा की हत्या कर दी। पहले से ही सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है और अब बाबा सिद्दीकी के केस में जो चार्जशीट फाइल की गई है उसके बाद जो हाई सिक्योरिटी ग्लास, जिसको बुलेट प्रूफ ग्लास भी कहते हैं, वो पूरी बालकनी में लगाया गया है। उसके ठीक नीचे जो ट्रेस होता है जिसमें करंट होता है उसको स्पेशली लगाया गया है। एक्स्ट्रा CCTV कैमरा, मुंबई पुलिस की जो टीम यहाँ पर तैनात होती है उनके लिए स्पेशल चौकी जो है वो ठीक सड़क के पास बना दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले भी पिछले साल अप्रैल महीने में सलमान खान के घर पर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा में मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। लेकिन लॉरेंस गैंग से मिली धमकियों और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सामने आई बातों के बाद अब पुलिस ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की सिक्योरिटी को अपग्रेड करते हुए सलमान के सुरक्षा घेरों को और सख्त कर दिया है। आगे बढ़ते हुए कुछ इंटरनेशनल खबरों का हम रुख करेंगे। समय समय की बात है,
जो ट्रूडो भारत के खिलाफ बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगा देते थे, आज उनकी सियासी हैसियत कौड़ियों में हो गई है। कल रात हमारे शो के दौरान ही उनके इस्तीफे की खबर आई थी। अब ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप और मस्क उनके मजे ले रहे हैं। ट्रूडो की पार्टी ने भी अब उन्हें इतिहास के पन्नों में दबाकर अपना अगला नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। I intend to resign as party leader, as prime minister. जस्टिन ट्रूडो, हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये नाम वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ही मिट जाए। सोमवार को ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा तो दे ही दिया। अब उनकी पार्टी अपना अगला नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। पार्टी के प्रेसिडेंट सचित मेहरा ने कहा है, पार्टी का नया लीडर चुनने के लिए लिबरल पार्टी के संविधान के मुताबिक मैं पार्टी के नेशनल बोर्ड की मीटिंग बुलाऊंगा। वो मीटिंग इसी हफ्ते होगी। नए लीडर के चुनाव तक ट्रूडो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन उनका एक एक दिन 100 साल के बराबर होने वाला है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा का अमेरिका में विलय कराने की वकालत की है। वो कह रहे हैं, कनाडा में बहुत से लोग 91वां राज्य बनाना पसंद करते हैं। कनाडा को बचाए रखने के लिए जो बड़े व्यापार, घाटे और सब्सिडी की जरूरत है, अमेरिका उसको नहीं झेल सकता। अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होता, कर बहुत कम हो जाते और वो लगातार उनके आसपास रहने वाले रूसी और चीनी जहाजों के खतरों से भी पूरी तरह सुरक्षित हो जाते। ट्रूडो से ट्रंप की नाराजगी जग जाहिर है। उन्होंने जीत के कुछ दिन बाद ही कनाडा को इलीगल ड्रग्स को लेकर ठोस कदम न उठाने पर 25% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। उसी के बाद से ही ट्रूडो पर राजनीतिक संकट आया। ट्रंप के दोस्त मस्क भी ट्रूडो के इस्तीफे से खुश हैं। अपने पिछले पोस्ट को दोबारा शेयर करते हुए कह रहे हैं, जनहित में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का की। मक्का पर कुदरत कयामत बनकर बरसी है। वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि शहर में बाढ़ आ गई। गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिख रही हैं। लोग जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। ढलान वाली सड़क पर खड़ी गाड़ियां ग्रेविटी नहीं, पानी से नीचे आ रही हैं। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि गाड़ियां भी बहने लगी। कुछ गाड़ियां थी जो पानी के साथ बह रही थी, तो कुछ धीरे धीरे पानी में डूबती जा रही थी। गाड़ी के मालिकों ने उन्हें इस हाल पर छोड़कर खुद को सुरक्षित बचा लिया। अब वापस गाड़ी लेने आने के लिए उन्हें पानी के कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। सऊदी अरब के मक्का में खतरनाक बारिश के बाद बाढ़ आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में मक्का के साथ जेद्दा और अल अवाली में भी बाढ़ देखी जा सकती है। इन मुश्किल भरे हालातों में मक्का की आवाम एक दूसरे की हौसला अफजाई करती दिखी। पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा शख्स बाढ़ के पानी में फंसा तो उसे बचाने के लिए लोगों ने मेहनत की। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जहां रिहायशी इलाकों से लेकर पेट्रोल पंप तक पानी में डूबे हुए हैं। बारिश ने अपने हिस्से की तबाही तो मचा ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सऊदी अरब के मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते वहां गरज के साथ बादल बरसते रहेंगे। जनहित में अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। संगम किनारे बसाया गया पूरा मेला क्षेत्र ही इन दिनों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन महाकुंभ में पहुंच रहे साधु भी दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र हैं। रोशनी में जगमगाता रहा प्रयागराज का त्रिवेणी संगम 13 जनवरी से आध्यात्म और आस्था के महासागर में परिवर्तित हो जाएगा, जब इस महाआयोजन का साक्षी बनने के लिए दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचेंगे। देश दुनिया से महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं का सनातन परंपराओं के हर आयाम से सीधा साक्षात्कार होगा और हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है मेला क्षेत्र में पहले से ही डेरा जमाए हुए संत और साधु। उन्हीं में से एक है गुजरात से प्रयागराज पहुंचे दिगंबर बाबा। सनातन की सैन्य शाखा माने जाने वाले नागा संप्रदाय के साधु दिगंबर बाबा धर्म की रक्षा का संकल्प लिए हुए हैं। पिछले 5 बरस से इसी तरह अपना बायां हाथ हवा में उठाए हुए हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। सफल व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें बोलते बोलते लोग अक्सर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो भविष्य में उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी के साथ आज जनहित में बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।